वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे महासंग्राम रिवीजन क्लास के बारे में, और हिस्ट्री का महासंग्राम रिवीजन क्लास होगा। लगातार आप लोगों के कमेंट आ रहे थे, गुरुजी इतिहास का महासंग्राम रिवीजन क्लास दीजिए। इससे पहले एंशिएंट हिस्ट्री का, हिंदी का, ज्योग्राफी का, पॉलिटिकल साइंस का, ऐसे तमाम प्रकार के सब्जेक्ट के मॉडल पेपर मैं दे चुका हूँ। ठीक है, शिक्षा शास्त्र का बचा हुआ है, आने वाले समय में उसको भी मैं दे दूंगा। इकोनॉमिक्स की भी 2 क्लास हो चुकी है, अब साइकोलॉजी की बची है, वो भी क्लास में महासंग्राम रिवीजन क्लास दे दूंगा। फिर उसके बाद में और भी क्लासेस जो होंगी, मैराथन क्लास लगवा दूंगा, जिसमें कई चैप्टर्स को एक ही वीडियो में समाप्त करने का प्रयास किया जाएगा, और इस तरीके से आपको आपके सिलेबस को बहुत ही कम समय में आपको कवर करने का प्रयास मेरा रहेगा, और साथ ही साथ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाने की भी पूरी कोशिश हमारी रहेगी। ठीक है, बीए प्रथम वर्ष के प्रथम सेमेस्टर में आपने एडमिशन लिया है और आपका सब्जेक्ट है इतिहास, केवल हिस्ट्री। ठीक है, हिस्ट्री को ही मध्यकालीन इतिहास भी कह देते हैं, यानी कि इतिहास को ही मध्यकालीन इतिहास भी अगर आपकी पुस्तक में लिखा हुआ मिलता है या किसी सीरीज में, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, वही चीज़ है। ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री और हिस्ट्री यानी इतिहास दोनों अलग अलग हैं। एंशिएंट हिस्ट्री एक अलग सब्जेक्ट है और हिस्ट्री एक अलग सब्जेक्ट है। ठीक है, तो एंशिएंट हिस्ट्री का महासंग्राम रिवीजन क्लास ऑलरेडी मैं दे चुका हूँ, आप लोगों ने देखा होगा। महासंग्राम रिवीजन क्लास में क्वेश्चंस और आंसर्स होते हैं, ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो पिछले 3-4 वर्षों में परीक्षाएं पूछे गए हैं। और जब आप बीए प्रथम वर्ष के प्रथम सेमेस्टर में एडमिशन लेते हैं तो आपको क्या पढ़ना होता है, आपको मध्यकालीन इतिहास में या इतिहास में एंशिएंट एंड अर्ली मेडिवल इंडिया। ठीक है, यानी कि आपको पढ़ना होता है प्राचीन भारत के बारे में, प्रारंभिक जो प्राचीन भारत है उसके बारे में, और मेडिवल यानी कि एक प्रकार से प्राचीन और प्रारंभिक मध्यकालीन भारत है उसके बारे में आपको जानना होता है। 1206 ईस्वी एक प्रकार से तक आपको पढ़ना है, यानी कि टिल से लेकर के, टिल मतलब होता है शुरुआत से लेकर के इतिहास के, और 1206 ईस्वी में चूँकि दिल्ली सल्तनत की स्थापना हो जाती है तो वहाँ तक हम लोगों को पढ़ना है, जानना है। ठीक है, पिछले 3 वर्षों में विभिन्न विश्वविद्यालयों में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन्हीं के आंसर्स को आपको बताने का प्रयास किया जाएगा। कुछ के सामने आपको लिखा हुआ दिखाई पड़ेगा 2022-2023 में पूछे गए हैं, और बाकी क्वेश्चंस के समझ लिखा हुआ नहीं दिखाई पड़ रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि वो पूछे नहीं गए हैं, वो भी पूछे गए हैं। ठीक है, अब आइए जानने का प्रयास करते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं, उनको लिखना कैसे है। देखिए, इसमें मैंने अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय दोनों टाइप के क्वेश्चन को समाहित किया है। दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन की श्रृंखला जल्दी आपके समक्ष लाने का प्रयास रहेगा। चले, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। मौर्यों की उत्पत्ति के कोई 2 प्रमुख कारण बताएं। मौर्य वंश के जो शासक हैं या जो मौर्य लोग हैं, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, कहाँ से ये लोग आए, इसके बारे में कुछ बताएं। तो मौर्यों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई या मौर्य कौन थे, इस संबंध में विद्वानों में मतभेद रहा है। मतलब विद्वान इसमें कंफ्यूज रहे हैं कि मौर्य लोगों की उत्पत्ति कैसे हुई। इस वंश का संस्थापक जो माना जाता है वो चंद्रगुप्त को माना जाता है। किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को माना जाता है। ठीक है, चंद्रगुप्त को माना जाता है कौन? मौर्य वंश के संस्थापक के रूप में। स्ट्रैबो जो कि एक प्रकार से इतिहासकार है, स्ट्रैबो। ठीक है, और इसके अलावा एरियन, ठीक है, और जस्टिन, इरोसेंड्रोकोटस, इन सभी के नाम से पुकारते हैं इसको। ठीक है, चंद्रगुप्त को। एरियन और प्लूटार्क इसे एंड्रोकोटस कहते हैं। ठीक है, मतलब कि जो स्ट्रैबो, एरियन और जस्टिन ये सब विद्वान हैं। ठीक है, ये विद्वान बेसिकली इतिहासकार हैं या विदेशी यात्री हैं जो भारत भ्रमण पर आए। इन लोगों ने अपनी पुस्तक में इसको सेंड्रोकोट्स के नाम से संबोधित किया। किसको? मौर्य को, यानी चंद्रगुप्त मौर्य को। ठीक है, चंद्रगुप्त को इसके नाम से पुकारते हैं। एरियन और प्लूटार्क इसे एंड्रोकोट्स कहते हैं। ठीक है, फिलार्कस इनको एक प्रकार से क्या कहते हैं, उसके लिए सेंड्रोकोटस शब्द ही प्रयोग करते हैं। सबसे पहले सर विलियम जोन्स ने 1793 ईस्वी में इन नामों का समीकरण भारतीय साहित्य में उल्लिखित चंद्रगुप्त मौर्य के साथ जोड़ा और कहा कि चंद्रगुप्त मौर्य ही एक प्रकार से सेंड्रोकोटस है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। यानी मौर्यों का एक प्रकार से जो उत्पत्ति आप देख सकते हैं, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो एक प्रकार से उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसको लेकर के बहुत सारे विद्वान अपने अपने हिसाब से बताते हैं। टीवी सीरियल्स में अलग अलग कथाएं इसको लेकर के दिखाई सुनाई जाती हैं। ठीक है, अरे वही चंद्रगुप्त मौर्य जो एक प्रकार से सेल्यूकस निकेटर को पराजित करता है, वही चंद्रगुप्त मौर्य जो चाणक्य का शिष्य रहता है, जो घनानंद की गद्दी को एक प्रकार से उखाड़ करके फेंक देता है और भारत में अखंड स्वराज की स्थापना करता है। ठीक है, वो ही चंद्रगुप्त मौर्य की बात हो रही, वही मौर्य वंश। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आ चुका है 2022 में, आप देखेंगे प्रश्न पूछा गया है।
बिंदुसार कौन था? ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षा में कई बार आया हुआ है। विभिन्न स्रोतों से यह जानकारी प्राप्त होती है कि चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चात 298 ईसा पूर्व में उसका पुत्र बिंदुसार अपने पिता के विशाल साम्राज्य का उत्तराधिकारी बना। इससे पहले चंद्रगुप्त मौर्य, देखिए मौर्य वंश का शासन आपको पूरा पढ़ना है इसमें, आपको इतिहास में मौर्य वंश का शासन नंद वंश के बाद आया। नंद वंश जो था उस पर अंतिम शासक था धनानंद, ठीक है, घनानंद या धनानंद था, घनानंद नाम था। तो एक प्रकार से धनानंद जो था, या धनानंद ही बोले, ठीक है, धनानंद जो था एक प्रकार से वो बड़ा ही आतताई था, क्रूर था, अय्यास था एक नंबर का। तो वो एक प्रकार से अपने अमात्य की, और उसके यहाँ पर अमात्य मतलब कि महामंत्री या अमात्य जो होते थे, जो विद्वान लोग होते थे, उन्हीं को बोला जाता था। कई मुखिया होते थे, अलग अलग चीज़ों के सलाहकार हुआ करते थे। तो उसी में से चाणक्य जी भी थे। चाणक्य जी को उसने एक प्रकार से किसी बात को लेकर के वहाँ से निकाल दिया था, कुछ मतलब कि बहुत बेइज्जती करी थी, और चाणक्य जी की चोटी खुल गई थी। तो इस दौरान उनकी चोटी एक प्रकार जब खुल गई, तो चोटी जो हमारे पीछे आप देख रहे होंगे, ये बाल जो है लंबा वाला, ये इसी को चोटी कहते हैं। पहले लोग मोटी सी चुटिया रखते थे, ठीक है। अब क्या है, अब छोटी छोटी पतली पतली हम लोग रखते हैं, चूँकि ब्राह्मण है तो इसलिए थोड़ा बहुत रखना पड़ता है। वैसे बहुत सारे लोग रखते हैं, ब्राह्मण ही नहीं, बहुत सारे लोग रखते हैं, ठीक है। तो ये रखा जाता है, मान्यता है, परंपरा है। तो कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे कि चाणक्य की चोटी खुल जाती है, और इस पर गांठ लगी होगी, आपने देखा होगा, ये गांठ लगी है बीच में, और चाणक्य की जो चोटी की गांठ होती है वो खुल जाती है। और चाणक्य उसी दिन कसम खाते हैं कि चोटी की गांठ तभी बंधेगी जब पूरा साम्राज्य नंद वंश का मैं तहस नहस कर दूंगा। और जाते हैं, एक छोटा सा बच्चा मिलता है उनको, जो कि जंगल में सभी लोगों के मतलब के साथ गाय भैंस चरा रहा होता है। और उसी समय देखते हैं कि वो एक प्रकार से राजा के नेतृत्व में एक ऊंचा सा शिला बनाए हुए उसी पर बैठा हुआ है चंद्रगुप्त मौर्य, और वहाँ से एक प्रकार से नेतृत्व कर रहा है, और तमाम प्रकार के ग्वाल बालों का, सबके बारे में, हाँ तो तुम्हारी क्या सिचुएशन है, तुम बताओ अपनी कथा, तुम बताओ तुमको क्या प्रॉब्लम है, सबसे प्रॉब्लम पूछता है और सबकी प्रॉब्लम का निराकरण करता है। चाणक्य ने जब इस बात को देखा, उसके अंदर दबी हुई प्रतिभा को देखा, पहचाना, चाणक्य ने कहा कि ये ही अगला सम्राट बनने योग्य है। और चाणक्य ने उसको इतना पारंगत किया, इतना शिक्षा, इतना दीक्षा, इतना अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान दे दिया, इतना जानकारी दी उसको हर एक क्षेत्र में, कि चाणक्य की बुद्धि और चंद्रगुप्त मौर्य का एक प्रकार से बाहुबल, दोनों ने मिलकर के नंद वंश की गद्दी को इसे जड़ से उखाड़ करके फेंक दिया और मौर्य वंश की स्थापना कर डाली। यहाँ तक कि सिकंदर भी एक प्रकार, सिकंदर की सेना में खलबली मची, वो भी चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य की बुद्धि का ही कमाल था। इन लोगों ने मिलकर के ही उसके सेना को एक प्रकार से भ्रमित किया, ताकि यहाँ से सेना भाग गई। और ये बात सेलूकस निकेटर को ऑलरेडी पता हो गई थी, इसीलिए सेलूकस निकेटर जो मतलब कि जो सिकंदर का सेनापति था, उसने एक प्रकार से कहा कि कुछ तो घपला हुआ है हम लोगों के साथ। पोरस को हराने के बाद में यहाँ से एक प्रकार से दिमाग लगा करके चंद्रगुप्त मौर्य उसकी सेना में, और चाणक्य ने मिलकर के उसकी सेना में भ्रम फैला दिया कि कुछ फैला है, मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत है, नदी को पार करेंगे तो ये हो जाएगा, मतलब इतना भ्रम फैला दिया, हर क्षेत्र से तमाम बीमारियाँ फैलवा दी। तो इससे क्या हो, सेनाएँ उनकी एक प्रकार से विचलित हो गई और यहाँ से भाग गए। सेल्यूकस निकेटर को इस बात का आभास हो गया, इसीलिए उसने दोबारा से आक्रमण किया। और जब दोबारा आक्रमण किया तो यहाँ पर शासन कौन कर रहा था? मौर्य वंश का प्रथम और प्रतापी शासक चंद्रगुप्त मौर्य। और उसके महामंत्री कौन थे? प्रधानमंत्री कौन थे? चाणक्य, महान पंडित, महान विद्वान चाणक्य। चाणक्य ने क्या किया? बुद्धि लगा करके सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य ने दौड़ा दौड़ा करके मारा, पराजित कर दिया सेल्यूकस निकेटर को। सेल्यूकस निकेटर जब पराजित हुआ, हाथ जोड़ करके बैठ गया, साहब सरकार बताओ क्या करें। चाणक्य ने कहा, बैठो, बताता हूँ तुमको क्या करना है। बैठा दिया गया। चाणक्य ने दिमाग लगाया कि अगर मान लेते हैं ये तो अच्छा है, ये तो पहलवान था चंद्रगुप्त मौर्य, इसको मैंने ट्रेनिंग दी थी, लेकिन इसका लड़का उतना होशियार हो कि ना हो, इस वजह से कुछ दिमाग लगाते हैं। चाणक्य ने कहा ठीक है, तेरी सिस्टर, तेरी लड़की है हेलेना, उसका नाम था हेलेना, अच्छी भी थी, खूबसूरत भी थी, कहा कि तुम शादी कर दो चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। लेकिन शादी तो कर रहे हो, लेकिन जो इससे पुत्र होगा चंद्रगुप्त मौर्य से और हेलेना से, वो राजा नहीं बनेगा भारत का, या वो मौर्य वंश की गद्दी पर नहीं बैठेगा, ठीक है। तो जो एक प्रकार से यहाँ की रानी थी, उन्हीं से पैदा हुआ था बिंदुसार, हेलेना से नहीं था, ठीक है। तो बिंदुसार जो था ये पुत्र था चंद्रगुप्त मौर्य का, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो और सेल्यूकस निकेटर ने वहाँ से मेगास्थनीज नाम का एक दूत भी भेजा था, जो कि हेलेना के देख रेख के लिए आया था, ताकि एक प्रकार से यहाँ पर क्या हो रहा है यहाँ पर देखे सुने। और मेगास्थनीज ने ही इंडिका नाम की पुस्तक लिखी, जिसके बारे में हमको इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका से, ठीक है। विभिन्न स्रोतों से यह जानकारी प्राप्त होती है कि चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चात 298 ईसा पूर्व में उसका पुत्र जो था बिंदुसार अपने पिता के विशाल साम्राज्य का उत्तराधिकारी बना, ठीक है।
वायु पुराण के अंतर्गत उसका नाम भद्रसाल प्राप्त होता है। किसका? बिंदुसार का नाम वायु पुराण में भद्रसाल नाम से अंकित है। कुछ पुराणों में कहीं कहीं उसे वारिसार की उपाधि भी दी जाती, वारिसार भी कहा गया है। जैन साहित्य के अनुसार उसकी माता का नाम दुर्वरा था और महावंश टीका में उसकी पत्नी का नाम थम्मा जो है दिया गया है। परंतु अशोकावदान के अंतर्गत उसे शुभंग मतलब कि शुभदांगरी भी कहा गया है। इसको बिंदुसार ने अपने पिता के द्वारा दिए गए साम्राज्य को आछुन्न ही नहीं रखा, बल्कि उसके द्वारा प्रतिपादित विदेशों के साथ मैत्रीपूर्ण नीति को भी बनाए रखा। यानी कि बिंदुसार जो था वो भी विद्वान था और वो भी एक प्रकार से पावरफुल था, शासक था। चूँकि जो साम्राज्य खड़ा किया था, विशाल साम्राज्य, अखंड भारत जो था एक प्रकार से, जिसमें पाकिस्तान, ईरान, इराक तक शासन था, वो सब जो खड़ा किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक है, उसको एक प्रकार से इसने बनाए रखा, अक्षुण्ण रखा, ठीक है। और आगे एक प्रकार से इसकी जो जिससे मित्रता थी जिन देशों से, उससे मित्रता भी कायम रही, ज़्यादा युद्ध वगैरह लोगों से नहीं किया। इसके बाद में एक प्रकार से बिंदुसार के बाद में आता है कौन? चाणक्य, अशोक का नाम आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है। तो अशोक महान आते हैं, चर्चा करेंगे उनके बारे में। अगला क्वेश्चन है चंद्रगुप्त मौर्य की सैन्य संगठन का विवरण दीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से परीक्षा में आ सकता है। चंद्रगुप्त मौर्य की सैन्य संगठन का विवरण दीजिए, बढ़िया प्रश्न है। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य के सैन्य संगठन की अगर बात की जाए तो चंद्रगुप्त और चाणक्य का उद्देश्य केवल उत्तरापथ पर अधिकार करना ही नहीं, बल्कि उनकी निगाहें तो विशाल मगध साम्राज्य पर भी लगी हुई थी। यानी कि वो केवल उत्तरापथ मतलब कि उत्तर भारत पर ही अपना एक प्रकार से पावर नहीं स्थापित करना चाहते, जबकि जो मगध साम्राज्य था पूरा का पूरा, उसको भी हथियाना चाहते थे। कहा जाता है कि इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए चाणक्य ने पर्वतीय प्रांत के राजा प्रवर्तक के साथ एक राजनीतिक संधि भी करी थी। इस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य के पास एक विशाल सेना हो गई, जिसमें आप देखते हैं पंजाब, कंधार मतलब जो इलाका है आपका अफगानिस्तान वगैरह, कंबोज, किरात, पारसीक, शक, यमन आदि सैनिक सम्मिलित इसमें थे। यानी कि पंजाब के सैनिक कंधार, कंबोज के किरात, पारसीक, शक, यमन, ये सारे सैनिक जो है ये चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में थे। मतलब कि इतना मित्रता और इतना दिमाग लगा करके हर एक सेना के लोगों को अपने में शामिल कर देते थे। मतलब चूंकि चाणक्य की बुद्धि थी तो वो एक प्रकार से अन्य राजाओं से एक प्रकार से या तो साम दाम दंड भेद पाँचों तरीके से सबको एक प्रकार से अपना मित्र बना लो, या कोई दुश्मन रहे तो उसको एक प्रकार से पराजित करके घुटने पे ला दो, ऐसे करते थे। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, मौर्य काल में स्त्रियों की स्थिति को बताइए। स्त्रियों की क्या स्थिति थी, स्त्रियों की सिचुएशन। देखिए, मौर्य काल में समाज में जो स्त्रियां थीं उनका मान कम था, यानी स्त्रियों का उतना उच्च स्थान नहीं मिलता। उन्हें पर्याप्त स्वतंत्रता प्राप्त थी, परंतु स्त्रियां पुरुषों के अधीन हुआ करती थीं, ठीक है। स्त्रियों में अंधविश्वास काफ़ी मात्रा में था, सती प्रथा नहीं थी, परंतु दहेज प्रथा यहाँ पर भी आपको दिखाई पड़ती है। स्त्रियां राज के कार्यों में भी सहायता देती थीं। कभी कभी स्त्रियों की शिक्षा पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता था मौर्य काल में। कुछ स्त्रियों में पर्दा की प्रथा भी प्रचलित थी, यानी कुछ स्त्रियां पर्दे में हुआ करती थी, कुछ स्त्रियां नहीं होती थी, ठीक है, अपने हिसाब से। कौटिल्य ने स्त्रियों पर अत्याचार करने वाले के लिए कठोर दंड की व्यवस्था भी की है। यानी स्त्रियों की दयनीय स्थिति नहीं थी, स्त्रियों की स्थिति ठीक थी, लेकिन उतनी स्वतंत्रता जितनी पुरुषों को होती उतनी स्त्रियों को यहाँ पर नहीं थी। स्त्रियों के लिए किसी भी प्रकार का अनैतिक कठोर से कठोर दंड का विषय था। इस संबंध में कारखानों और बंदी गृहों में कर्मचारियों की कृत्यों पर भी नियंत्रण था। स्त्री हत्या का अपराध उतना ही मतलब कि गुरुतर समझा जाता था जितना कि ब्रह्म हत्या का है। यानी कि एक प्रकार से आप अगर एक स्त्री को मार देते हैं तो वो एक प्रकार से ब्रह्म हत्या के बराबर होता था, और ब्रह्म हत्या एक प्रकार से जो है बहुत बड़ी हत्या मानी जाती थी उस दौरान। आज भी ब्रह्म हत्या एक प्रकार से बहुत बड़ी हत्या के रूप में देखी जाती है, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन से कालाशोक। कालाशोक एक शासक था, ये बात ध्यान रखेंगे। लंका के इतिहास के अनुसार कालाशोक नाग वंशीय शासक शिशुनाग का उत्तराधिकारी था। यानी शिशुनाग के बाद में कालाशोक गद्दी पर बैठा था, नाग वंश का शासक था। परंतु पुराणों में शिशुनाग के उत्तराधिकारी का नाम काकवर्ण दिया गया है। डॉक्टर भंडारकर जो कि एक इतिहासकार हैं, जैकोबी और गायनर, इन सभी विद्वान ने कालाशोक और काकवर्ण को एक ही व्यक्ति माना कि काकवर्ण और कालाशोक एक ही व्यक्ति हैं। कहा जाता है कि कालाशोक के पूर्व मगध राज्य की राजधानी जो थी वो वैशाली हो गई थी, परंतु कालाशोक ने पाटलिपुत्र को पुनः मगध राज्य की राजधानी बना लिया था। कालाशोक के समय की
प्रसिद्ध जो ऐतिहासिक घटना मिलती है वो एक प्रकार से द्वितीय बौद्ध संहिता जो हुई थी, द्वितीय महासंहिता, जिसमें एक प्रकार से तमाम प्रकार के विद्वान, तमाम प्रकार के साहित्य को बुलाया गया था। तो ये एक प्रकार से कालाशोक के समय में ये सबसे ज़बरदस्त एक प्रकार से चीज़ें क्या हुई, इसलिए इसका नाम एक प्रकार से प्रश्न में पूछा था कालाशोक के बारे में कि यहाँ पर द्वितीय जो बौद्ध संहिता हुई थी, महासंहिता हुई थी, द्वितीय धर्म के और तमाम प्रकार के विद्वानों को इकट्ठा बुलाया जाता था, तो वो इसलिए कालाशोक फेमस है। तो यही आप लिख देंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। अच्छा, इसका पीडीएफ वगैरह आपको मिलता रहेगा। कहाँ पर पीडीएफ पाएंगे आप? पीडीएफ अगर प्राप्त करना है आपको तो आप कोर्स ले सकते हैं। 91 61 93 60 62 पर आपको एसएमएस करना होगा, ठीक है। 91 61 93 60 62 पर, और इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। इसकी नहीं बल्कि आपके जो भी सब्जेक्ट होंगे, सारे सब्जेक्ट का कोर्स बीए प्रथम सेमेस्टर में आप हैं, कोई भी सब्जेक्ट आपका है तो आपके लिए एक प्रकार से कोर्स की व्यवस्था कर दी गई है। आप एसएमएस करें 91 61 93 60 62 पर, अपना नाम आप बताइएगा, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम बताइएगा, ठीक है, और इसके अलावा अपने सब्जेक्ट्स के नाम आप बताइएगा, ठीक है। और उसके बाद में एक प्रकार से आपके पास एक स्कैनर सेंड किया जाएगा, उसी पर आपको मात्र 100 रुपीज़ सेंड करके उसका स्क्रीनशॉट सेंड कर देना होगा। उसके बाद में आपको ऐड कर दिया जाएगा। आप नहीं चलाते हैं तो आप किसी दूसरे से भी सेंड करवा सकते हैं, बट उसका स्क्रीनशॉट आप अपने नंबर से सेंड कर दीजिएगा, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से आपको ग्रुप से ऐड कर दिया जाएगा। मात्र 100 रुपीज़ में आपको हर एक सब्जेक्ट की पीडीएफ नोट्स मिलेगी, चैप्टर वाइज भी मिलेगी कुछ नोट्स, और इसके अलावा आपको मॉडल पेपर, महासंग्राम रिवीजन क्लास और तमाम प्रकार के मैराथन क्लास की पीडीएफ नोट्स मिलेगी। इसके अलावा आपको एक प्रकार से जो फूड न्यूट्रिशन की पीडीएफ नोट्स होगी वो भी आपको मिल जाएगी। फूड न्यूट्रिशन मतलब कि जो आपका जो है को करिकुलर कोर्स होगा, इसकी भी तैयारी आपकी इसी में हो जाएगी, यानी मात्र 100 रुपये में ही आपके सारे सब्जेक्ट, आपके 5 सब्जेक्ट की तैयारी होती रहेगी। तो आप फटाफट से एसएमएस करके अभी तुरंत ज्वाइन हो जाएं। बाद में फिर मत कहिएगा गुरुजी आपने बताया नहीं, क्योंकि अभी एक प्रकार सीटें आपकी लिमिटेड हो जाएंगी। जितने जल्दी हो सके उतना जल्दी आप एडमिशन करवा लें, ठीक है। आपके लिए एडमिशन अभी खुला रहेगा, लगभग आपका दिसंबर तक एडमिशन मैं ओपन रखूँगा, तो जिसको भी एडमिशन लेना फटाफट से आप ले लीजिए, ठीक है। वैसे दिसंबर में आप हो सकता है कि फीस बाद में बढ़ जाए, लेकिन इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप जल्दी से जल्दी लेंगे तो उतना ही आपका फ़ायदा होगा, ठीक है। अभी आप पीडीएफ पा जाएंगे, तमाम सारी चीज़ें वैसे तब भी मिलेंगी, लेकिन अब अगर मिलेंगी तो आप अभी से जुड़ जाएंगे तो आपका जो पढ़ने वाला मटेरियल होगा वो एक प्रकार से धीरे धीरे करके कम हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे वही पीडीएफ बढ़ता जाएगा ना, तो वो सारी पीडीएफ इकट्ठे आपको मिलेंगी, तो इकट्ठा पढ़ने में आपको दिक्कत होगी। इसलिए मैं अभी से फोर्स कर रहा हूँ कि आप अभी ले लें, ठीक है। जितने भी आपके जो दोस्त वगैरह सबको आप इन्फॉर्मेशन कर दीजिए कि गुरुजी कोर्स दे दिए हैं, आप कोर्स ज्वाइन कर लें सभी लोग, ठीक है। चलें, आप लोगों के लगातार कहने पर ही कोर्स की व्यवस्था करी गई है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है, कौटिल्य किसके राज्य काल में मंत्री बना था? कौटिल्य ने चाणक्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में 329 ईसा पूर्व से लेकर के 298 ईसा पूर्व तक राजा बना चंद्रगुप्त मौर्य, और कौटिल्य उसका महामंत्री इसी समय बना था, प्रधानमंत्री रहा, ठीक है। ध्यान रखेंगे 329 से लेकर के 298 ईसा पूर्व तक, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, चंद्रगुप्त के विषय में संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए अथवा चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में कुछ बताएं। चंद्रगुप्त प्रथम या चंद्रगुप्त मौर्य बात एक ही है, ठीक है। 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है, बात भी ध्यान रखेंगे। देखिए, गुप्त वंशावली के अनुसार चंद्रगुप्त प्रथम जो है गुप्त वंश का तीसरा शासक था। प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार, अच्छा ये गुप्त वंश वाला चंद्रगुप्त है, ठीक है। देखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय था चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। चंद्रगुप्त प्रथम या गुप्त वंश का शासक था, ये बात ध्यान रखेंगे। तो चंद्रगुप्त प्रथम जो था पहला ऐसा गुप्त शासक था जिसे महाराजा धीराज की उपाधि से सम्मानित किया गया था, ठीक है। और इसी आधार पर यह कहा जाता है कि चंद्रगुप्त प्रथम के समय से ही गुप्त साम्राज्य का वास्तविक विस्तार प्रारंभ हुआ था। गुप्त वंश और मौर्य वंश दोनों अलग अलग हैं। चंद्रगुप्त जो है, जो मौर्य हैं वो एक प्रकार से मौर्य वंश के संस्थापक हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय हैं वो तो। और चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, ठीक है, स्कंदगुप्त, ये सब गुप्त वंश के सम्राट हैं। गुप्त वंश इतिहास का स्वर्णकाल कहा जाता है। तो एक प्रकार से यहाँ पर चूंकि सोने के सिक्के आप देखेंगे, कला के दृष्टिकोण से देखेंगे, साहित्य के दृष्टिकोण से देखेंगे, विद्वता के दृष्टिकोण से, या एक प्रकार से समुद्रगुप्त की विजयों को लेकर के आप देखें, समुद्रगुप्त तो एक प्रकार से इतना पावरफुल शासक था कि जितना भी युद्ध लड़ा कोई भी युद्ध हारा ही नहीं, ठीक है। इसीलिए उसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो कहीं ना कहीं पे वो चंद्रगुप्त एक प्रकार से जो प्रथम था वो गुप्त वंश का सम्राट था, ये चंद्रगुप्त प्रथम। तो इसके समय से ही गुप्त साम्राज्य वास्तविक विस्तार हुआ। डॉक्टर वसुदेव उपाध्याय जो कि एक इतिहासकार हैं, कहते हैं कि तो यही गुप्त वंशीय प्रथम राजा था जहां से इस वंश का इतिहास विस्तृत रूप से प्राप्त होता है। चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 ईस्वी से लेकर के 350 ईस्वी तक क्या किया? शासन किया, ठीक है। 319 ईस्वी से लेकर के 350 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था। किसने? इसने, गुप्त सम्राट, मतलब कि गुप्त वंश के शासक ने, ठीक है। आगे देखते हैं।
अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है इलाहाबाद स्तंभ लेख का संक्षिप्त विवरण दीजिए। देखिए यह स्तंभ लेख, जो स्तंभ माने होता है एक स्तंभ होता है, उसी में लिखा रहता है जिसमें राजाओं के गुणगान, राजाओं से रिलेटेड चीज़ें लिखी रहती हैं, उसको स्तंभ लेख कहते हैं। ठीक है, क्लियर, समझ रहे हैं ना चीज़ों को। तो इलाहाबाद में जो प्रयागराज है इसमें स्तंभ है, उसमें लेख लिखा हुआ है, आप जाएंगे अभी भी मिलेगा। यह स्तंभ अभिलेख कौशाम्बी में स्थित था, परंतु अब यह इलाहाबाद के किले में स्थापित कर दिया गया है इस इलाहाबाद स्तंभ को। इस अभिलेख पर कोई तिथि नहीं दी गई है, मतलब कोई जानकारी या तारीख वारीख नहीं लिखी है। डॉक्टर फ्लीट आदि विद्वानों का मत रहा है कि समुद्रगुप्त की मृत्यु के पश्चात लिखा गया था ये। ठीक है, इलाहाबाद स्तंभ, क्लियर। आधुनिक विद्वान इस मत को नहीं मानते हैं कि ये एक प्रकार से इनकी मृत्यु के समय लिखा, इन मृत्यु के बाद में लिखा गया, क्योंकि इसमें समुद्रगुप्त के अश्वमेध यज्ञ का उल्लेख नहीं किया गया है। अतः यह अवश्य ही समुद्रगुप्त के दक्षिण से लौटने और अश्वमेध यज्ञ के पहले का लिखा हुआ होगा, चूँकि अगर दशमेध यज्ञ मतलब अश्वमेध यज्ञ किया था समुद्रगुप्त ने, चूँकि घोड़ा छोड़ा था, चूँकि बड़ा प्रतापी शासक था, जिससे भी लड़ा उसको दौड़ा दौड़ा के मारा, खदेड़ खदेड़ करके हराया है समुद्रगुप्त ने। ठीक है, बहुत पावरफुल शासक था, कोई भी युद्ध हारा ही नहीं, इसके युद्ध कोई हारने का वर्णन पूरे इतिहास में नहीं मिलता है, एक भी जगह नहीं मिलता। तो अश्वमेध यज्ञ का वर्णन इलाहाबाद स्तंभ लेख में नहीं है, इस वजह से विद्वानों ने कहा कि ये अश्वमेध यज्ञ से पहले का और दक्षिण भारत से लौटने के बाद इसी बीच में एक प्रकार से ये मतलब कि ये प्रशस्ति जो इलाहाबाद स्तंभ लेख है वो लिखा गया होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आ चुका है, 2022 में क्वेश्चन आया हुआ है। प्रश्न बड़ा ही ज़बरदस्त है भाई। प्रश्न है अजातशत्रु। अजातशत्रु के बारे में आप क्या जानते हैं? अजातशत्रु जो था ये बिंबिसार के पश्चात उसका पुत्र अजातशत्रु मगध के सिंहासन पर आरूढ़ हुआ था। ठीक है, ये बात ध्यान है। कौन? बिंबिसार। देखिए उसके बाद में देखिए आप चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में कौन आता है? बिंदुसार के बाद में अशोक के बाद में बिंबिसार के बाद में जो है अजातशत्रु। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ऐसे ये मौर्य साम्राज्य की स्थिति में बता रहा हूँ, क्लियर। तो ये मौर्य साम्राज्य है। तो बिंबिसार जब गद्दी पर बैठता है, इसके पश्चात अजातशत्रु जो है बिंबिसार का लड़का है, ये मगध साम्राज्य के सिंहासन पर आरूढ़ होता है। उसका दूसरा नाम था कुनिक। राजकार्य में वह अत्यंत निपुण था। अपने पिता के शासनकाल में वह चंपा यानी कि चंपा एक एरिया था, उसी का गवर्नर था ये। अजातशत्रु ने अपने पिता की भांति साम्राज्यवादी नीति का अनुसरण किया। साम्राज्यवादी मतलब कि अपने राज्य को बढ़ाने का एक प्रकार से काम किया। वह अत्यंत महत्वाकांक्षी था अजातशत्रु, उत्साही था। ठीक है, अजातशत्रु ने हर्यक वंश के गौरव और शक्ति को चरम सीमा पर पहुंचा दिया था। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आ चुका है। प्रश्न समुद्रगुप्त का काल निर्णय कब से कब तक माना जाता है, यानी कि समुद्रगुप्त का शासनकाल कब से कब तक रहा, इसके बारे में बताएं। विद्वान लोग मतभेद रहते हैं, चूँकि एग्जैक्ट किसी को नहीं पता। समुद्रगुप्त के सिंहासन रोहण की निश्चित तिथि के विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता। सील एक विद्वान है, उन्होंने कहा कि समुद्रगुप्त ने 325 ईस्वी के पहले राज्यपद प्राप्त किया। कुछ विद्वान समुद्रगुप्त को गुप्त संवत का संस्थापक भी मानते हैं कि गुप्त संवत जो है इन्हीं के जन्म से शुरू होता है, और इसलिए उनकी तिथि 320 ईस्वी निर्धारित करते हैं लोग। डॉक्टर आर.पी. मजूमदार कहते हैं कि 340 से लेकर के 350 ईस्वी के बीच में यह गद्दी पर बैठा रहा होगा जो है समुद्रगुप्त। डॉक्टर इसमें 330 से लेकर के 375 ईस्वी के बीच निर्धारित करते हैं कि लगभग 330 ईस्वी से लेकर के 375 ईस्वी तक शासन किया समुद्रगुप्त ने। डॉक्टर आर.के. मुखर्जी इसके सिंहासन पर बैठने की तिथि 335 डिसाइड करते हैं कि 335 ईस्वी में समुद्रगुप्त जो था वो गद्दी पर बैठा था। इस तरीके से 330-335 के आसपास ही 325 से लेकर के 350 के बीच में ही एक प्रकार से लगभग ये गद्दी पर बैठा होगा, ऐसा लोगों का मानना है। ठीक है, समुद्रगुप्त। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आ चुका है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन क्यों कहा जाता है? देखिए नेपोलियन जो था, जो काम एक प्रकार से नेपोलियन ने किया था, एक प्रकार से वही काम एक प्रकार से भारत के लिए इसने किया था। ठीक है, भारतीय इतिहास में समुद्रगुप्त अपनी विजयों के लिए विशेष प्रसिद्ध हैं। डॉक्टर B.A. स्मिथ उसे भारत का नेपोलियन कहते हैं। सिंहासन पर बैठने सिंहासन रूढ़ होते हुए भी उसने युद्ध करना प्रारंभ कर दिया। जैसे ही सिंहासन में बैठा उसके बाद से युद्ध ही शुरू कर दिया। 100 से अधिक युद्ध लड़ा होगा, जिनमें से एक भी युद्ध हारने का इसका मेंशन नहीं है। ठीक है,
प्रयाग के अशोक स्तंभ लेख पर ही समुद्रगुप्त की विजयों की विस्तार से चर्चा की गई है। प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त की विजयों की तिथि नहीं बताई गई है, केवल विजयों का परिणाम मतलब परिगणन मात्र किया गया है। कितनी एक प्रकार से विजय इसने करी है वो लिखी है कि इस पर विजय प्राप्त करी, इस पर विजय प्राप्त करी, लेकिन कौन सी विजय कब प्राप्त करी, किस डेट में, ये मेंशन नहीं है। हालांकि समुद्रगुप्त बहुत प्रतापी शासक था, इसमें कोई दो राय नहीं है, और बहुत ही फेमस शासक रहा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आ चुका है, मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था पर एक संक्षिप्त लेख लिखिए। 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए, मौर्यों की शासन व्यवस्था एक आदर्श शासन व्यवस्था थी, चूँकि इसके जो है महामंत्री थे वो चाणक्य थे, और चाणक्य एक बहुत बड़े कूटनीतिक भी थे। उनकी पुस्तक जो अर्थशास्त्र है बड़ी फेमस है, इतिहास में ही नहीं बल्कि पॉलिटिकल साइंस के लिए बड़ी फेमस पुस्तक रही है। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने एक सुदृढ़ शासन व्यवस्था करी थी। उसके शासन की जानकारी कौटिल्य के अर्थशास्त्र और मेगस्थनीज जो उसके दरबार में आया था, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, वहाँ से भेजा गया था मेगस्थनीज, उसकी पुस्तक है इंडिका, उसकी इंडिका पुस्तक से मिलता है। मौर्य शासन व्यवस्था में अशोक ने अनेक परिवर्तन किए मौर्य शासन व्यवस्था में बाद में, जिसके फलस्वरूप शासन और आर्थिक मतलब अधिक लोकप्रिय हो जाता है, क्योंकि अशोक ने भी एक प्रकार से समय के अकॉर्डिंग चीज़ों में बदलाव करना सीख लिया था, जान लिया था। चंद्रगुप्त मौर्य का समस्त साम्राज्य कई भागों में विभाजित था, परंतु उसके साम्राज्य के कितने विभाजन थे इस संबंध में कोई जानकारी विद्वान नहीं देते हैं। ये भाग वक्र के नाम से जाने जाते थे। अशोक के समय ये मतलब कि ये चक्र जो थे वो कई थे, जैसे कि उत्तरापथ चक्र था, एक मध्य प्रदेश, एक दक्षिण पथ का चक्र, एक पश्चिमी प्रदेश, एक कलिंग। ये 5 एक प्रकार से चक्र थे जो कि एक प्रकार से भाग बटे हुए थे राज्यों के। प्रत्येक प्रांत जनपदों में बटा हुआ था। ठीक है, साम्राज्य की सबसे छोटी इकाई ग्राम हुआ करती थी। ग्रामों की संख्या के आधार पर जनपदों के नाम डिसाइड होते थे कि किस जनपद का क्या नाम होगा। द्रोणमुख में आप देखेंगे 400 ग्राम, द्रोणमुख जनपद में मतलब द्रोणमुख जनपद में कितने गांव थे, 400 गांव। खारवटिक जनपद में 200 ग्राम, संग्रहण जनपद में 100 ग्राम। ठीक है, ये सब थे चंद्रगुप्त मौर्य की शासन व्यवस्था, और उसमें अशोक के द्वारा किए गए परिवर्तन का उल्लेख यहाँ पर किया गया है। ठीक है, जो मैंने आपको बताया। ठीक है, और जो बड़े ज़बरदस्त थे, बड़े विस्तार से मैंने आपको चीज़ों को समझाया। यानी अशोक ने एक प्रकार से उसमें 4 चांद लगा दिया जो मौर्यकालीन व्यवस्था थी उसमें, क्योंकि जो मौर्यकालीन व्यवस्था थी उसकी जो सूत्रपात किया वो चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य ने मिलकर के किया, लेकिन उसको और सजाने का काम किया अशोक ने। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करें। प्रश्न बहुत ही ज़बरदस्त है। मौर्य साम्राज्य के पतन के उत्तरदायी कारणों को लिखिए। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन से परीक्षा में आ सकता है। मौर्य काल का पतन क्यों हुआ? मौर्य साम्राज्य जो कि एक बड़ा साम्राज्य था, बहुत बड़ा साम्राज्य था, उसका पतन क्यों हुआ? कभी आपने सोचा? अगर नहीं सोचा तो आइए जानने का प्रयास करते हैं कि क्यों हुआ आखिरकार। कुछ विद्वानों का मत है दोस्तों कि अशोक ने जब सैन्यवादी नीति को छोड़ करके धर्म विजय की नीति अपनाई तो सेना आक्रमण हो गई, मतलब कि उस सेना को कोई काम नहीं रहेगा। क्योंकि जब कलिंग युद्ध हुआ, कलिंग युद्ध में अशोक ने देखा कि बहुत ज़्यादा एक प्रकार से जनधन की हानि हुई। कलिंग युद्ध के बाद में अशोक को एक प्रकार से जो है कुछ लोगों ने कहा कि आप जो है युद्ध ना लड़ो। अशोक को लगा कि एक प्रकार से मैं अब जो है युद्ध नहीं करूँगा, या बहुत ज़्यादा बेगुनाहों को मैंने मार दिया। कुछ इनको बौद्ध भिक्षु मिल गए, उन्होंने कहा कि तुमने बहुत गलत किया, तुमने इनको मतलब कि बेनाहक मार दिया, इनकी क्या गलती थी, क्यों मार दिया। तमाम प्रकार के क्वेश्चन एक बौद्ध भिक्षु था, उनका साथी था, उन्होंने किया। उसके बाद में इनको लगता है कि ये बौद्ध धर्म अपना लेना चाहिए। उन्होंने एक प्रकार से बौद्ध धर्म को अपना लिया। बौद्ध धर्म अपनाने के बाद में इसने युद्ध लड़ना ही छोड़ दिया, कहा कि अब युद्ध नहीं लड़ेंगे। ऐसे में सेना इसकी जो थी एक प्रकार से जब कोई युद्ध नहीं कर रही थी तो रिहर्सल उसका हो नहीं पाया, और ऐसे में सेना जो थी नाजुक हो गई, आक्रमण हो गई, बिना काम के हो गई। ठीक है, और इस प्रकार मौर्य साम्राज्य के पतन का बीज जो है यहीं से पड़ जाता अशोक के कलिंग युद्ध के बाद से। बौद्ध संघों को दिए गए दानों से रिक्त कोष का भी बुरा प्रभाव पड़ा, क्योंकि मतलब कि आप देखते हैं जब ये लोग जब बौद्ध धर्म में हो गए तो बौद्ध बिहारों के लिए बौद्ध भिक्षुओं पर बड़ा पैसा खर्च करने लगा अशोक। ठीक है, बहुत पैसा व्यय करने लगा। ऐसे में क्या हुआ, जो राजकोष था वो ख़त्म होने लगा। उसके बाद में राजकोष में खजाना जो है खाली होने लगा, परंतु यह तर्क समीचीन प्रतीत नहीं होता कि उसका खजाना खाली होगा। इस वजह से मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने जनता पर भांति भांति के कर लगा दिए थे। ठीक है, जिससे जनता में असंतोष की लहर भी उत्पन्न हो गई थी। मौर्य साम्राज्य में लोकप्रियता मतलब कि लोकोकारिता
के कार्यों पर अत्यधिक धन व्यय किया गया, मतलब कि जनता का सेवा किया गया, जनता को एक प्रकार से और आगे बढ़ाने के लिए बड़ा काम किया गया, जिससे राजकोष जो है खाली हो गया। कई कारण है राजकोष खाली होने का। यह भी कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य की साम्राज्यवादी नीति के कारण से मौर्य साम्राज्य की सीमाएं बहुत बढ़ गई और इतने बड़े साम्राज्य पर नियंत्रण करना किसी एक व्यक्ति के लिए कठिन काम हो गया। परंतु वास्तव में मौर्य साम्राज्य के पतन का एक प्रमुख कारण अशोक के उत्तराधिकारियों की निर्बल केंद्रीय व्यवस्था रही। क्योंकि अशोक के बाद से आप देखेंगे कि जो मौर्य शासन है वो एक प्रकार से डगमगा सा जाता है। मौर्य के लोग एक प्रकार से उनकी निर्बलता, उनका एक प्रकार से मतलब कि अशोक ही आप देखते हैं सुधर गया। अशोक जब युद्ध लड़ने के लिए मतलब कि कहा अब युद्ध ही नहीं लड़ेंगे, अब हम किसी को मारेंगे नहीं, युद्ध बिना मतलब का नहीं लड़ेंगे, तो जो अलग अन्य शासक थे एक प्रकार से उनको थोड़ा सा रिलैक्स मिला, उन्होंने अपनी सेना बनाई, कश्मीर और कलिंग स्वतंत्र हो गए। प्रांतीय शासकों की अत्याचारपूर्ण नीति भी मौर्य साम्राज्य के पतन का एक कारण बताया जाता है। क्योंकि मौर्य राजाओं की राज्यसभा में षड्यंत्र होने लगे, धीरे धीरे करके वे मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण बन गए। अपने ही दरबार में लोग एक प्रकार से, अपने ही मंत्री एक प्रकार से आवाज़ उठाने लगे, ठीक है। ऐसे तमाम प्रकार की चीज़ें एक प्रकार से करने लगते हैं, ठीक है, लगातार चीज़ें करने लगते हैं और वो भी मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण बने। अशोक की मृत्यु के बाद कोई शक्तिशाली राजा नहीं हुआ, जिसके कारण से मौर्य साम्राज्य पतन की ओर अग्रसर हो गया। कुछ विद्वान यह भी मानते हैं कि अशोक के उत्तराधिकारियों ने ब्राह्मणों के विरुद्ध जो नीति अपनाई वह भी मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण बनी। चूँकि क्या था कि अब ब्राह्मण धर्म जो था उस समय भी अपने चरम पर था और ब्राह्मण धर्म को त्याग करके चूँकि अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था, तो अशोक के जो लड़के थे, अशोक के जो उत्तराधिकारी थे, वो लोग एक प्रकार से ब्राह्मण धर्म जो था या जो सनातन धर्म था, हिंदू धर्म था, उसको लेकर के एक प्रकार से तमाम प्रकार की नीतियाँ बनाई, जो कि नीतियाँ समीचीन नहीं थी, अच्छी नहीं थी, ठीक ठाक नीति नहीं थी, यानी कि बिना मतलब की नीति थी। टैक्स वगैरह थोड़ा सा बढ़ा दिया होगा, ऐसे तमाम प्रकार के नियम कायदे बनाए जो कि एक प्रकार से सनातन धर्म या जो ब्राह्मण धर्म था उस दौरान के या ब्राह्मणों के लिए वो ठीक नहीं थे। इस वजह से भी एक प्रकार से हो सकता है। पश्चिमोत्तर प्रदेशों में बैक्टीरियन यूनानियों के आक्रमण भी होने शुरू हो गए थे, परंतु इस संबंध में मतभेद रहा है। सत्य तो यह है कि अशोक के बाद जो है दरचारियों के षड्यंत्र, मतलब कि जो दरबारी थे, दरबारियों के षड्यंत्र और उसके अयोग्य उत्तराधिकारी के फलस्वरूप मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ। चूँकि क्या हुआ, जब अशोक एक प्रकार से ख़त्म हो जाता है, अशोक नहीं रहता है, अशोक के दौरान से ही, अशोक के समय से ही एक प्रकार से दरबारों में षड्यंत्र होने लगता है। आप एक मूवी देखेंगे, अशोका मूवी है, ठीक है, शाहरुख खान की मूवी है, तो उसमें आप षड्यंत्र देख पाएंगे, अशोक के बारे में जानकारी मिलेगी। तो अशोक वहाँ पर आप देखेंगे कि मतलब कि राज्य में ही षड्यंत्र होने लगता है, आपस में ही एक प्रकार से मंत्री ही इधर उधर होने लगते हैं और आपस में जो भाई मतलब कि चूँकि क्या होता है कि बड़े भाई शासन करते हैं, तो बड़े भाई का जो मतलब कि जैसे मान लेते हैं अशोक के पिताजी थे, उनके भी कोई भाई रहे होंगे, उनके भाई का पुत्र भी सोचेगा कि हमारे पापा को राजा नहीं बना था, अब वो भी एक प्रकार द्वंद्व करेगा, भले उसको कुछ पद मिलेगा तो वो एक प्रकार से फैलाएगा, भ्रम फैलाएगा। इससे क्या होगा कि द्वंद्व होता है, ठीक है। कुछ हद तक सेना में भी कमी आई और मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण यही सब बन गया, ठीक है। तो कई कारण मैंने आपको बताए, ये सब ध्यान रखिएगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न, नालंदा विश्वविद्यालय पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन भारत में शिक्षा का प्रमुख केंद्र रहा। नालंदा बिहार प्रांत में पटना से लगभग आप देखेंगे 50 मील दक्षिण की ओर स्थित है था, मतलब पहले। इस विश्वविद्यालय की स्थापना महान सम्राट अशोक ने की थी और इसका महत्व निरंतर बढ़ता गया। 410 ईस्वी में चीनी यात्री यहाँ पर आया था, उसका नाम था फाहियान या ह्वेनसांग भी कहते हैं। जब भारत आया तो मतलब कि जब आया था तो नालंदा की ख्याति सांस्कृतिक केंद्र के रूप में बहुत अधिक थी, पूरा विश्व भर में नालंदा फेमस था। 7वीं शताब्दी के चीनी यात्री ह्वेनसांग ने भी नालंदा, मतलब कि जो फाहियान था ये एक प्रकार से चीनी यात्री था, 410 ईस्वी में आया था। लेकिन जो ये था, क्या नाम है, ह्वेनसांग, ये हर्षवर्धन के समय में आया था 7वीं शताब्दी में, ठीक है। नालंदा का विशद वर्णन करता है। नालंदा विश्वविद्यालय के वैभव में गुप्त सम्राटों का बड़ा योगदान रहा। कुमारगुप्त प्रथम ने यहाँ एक विशाल विश्वविद्यालय भवन भी बनवाया था। प्रांगण में घुसने के लिए बड़ा प्रवेश द्वार भी बनवाया था। भीतर बड़े सभा भवन भी हुआ करते थे। 300 अध्ययन कक्ष थे, यानी कि जो क्लासरूम थे लगभग 300 के आसपास थे। भवन 6 मंजिला का 6 मंजिले की एक प्रकार से यूनिवर्सिटी से 6 मंजिले के भवन थे। विश्वविद्यालय के साथ एक विशाल पुस्तकालय यानी लाइब्रेरी था, जिसमें सभी विषयों की पुस्तकों का विशाल संग्रह था। बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी दुनिया की। विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए कठिन प्रवेश परीक्षा नहीं की, जैसे आजकल CUET की परीक्षा होती है केंद्रीय यूनिवर्सिटी में प्रवेश के लिए। जैसे BHU में आपको एडमिशन लेना है, JNU में लेना है, ठीक है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में लेना है, ठीक है,
जामिया मिलिया इस्लामिया में लेना है तो आपको CUT की परीक्षा देनी पड़ेगी। ठीक है, पहले हर यूनिवर्सिटी अपनी परीक्षा अलग करवाते थे, लेकिन अब जो है एक ही परीक्षा होने लगी है। तो विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए कठिन परीक्षा देनी होती थी। प्रवेश के लिए इच्छुक केवल 10% विद्यार्थी ही प्रवेश पा पाते थे, चूँकि परीक्षा में जो पास होते थे, जो कठिन परीक्षा थी तो वही एडमिशन पाते थे। विश्वविद्यालय में लगभग 10,000 विद्यार्थी और लगभग 1500 अध्यापक जो थे वो रहते थे। विश्वविद्यालय पूरे प्रबंध का नियामक जो था भिक्षु महास्थविर हुआ करता था, जो कुलपति अथवा अध्यक्ष कहा जाता था उस समय। ठीक है, कुलपति की सहायता के लिए अनेक समितियां बनाई जाती थीं जो कुलपति की विशेष मामलों में सहायता करती थीं। इस विश्वविद्यालय में निवास स्थान भी था, भोजन की व्यवस्था भी थी, यानी कि आवास था, रहने का स्थान था, हॉस्टल थे, भोजन के मेस थे, वस्त्र भी व्यवस्था होती थी और चिकित्सा वगैरह भी दी जाती थी। ठीक है, इसकी व्यवस्था निःशुल्क थी लोगों को, यानी फ्री में रहो, फ्री में खाओ। ठीक है, प्रवेश परीक्षा पास करो बस। विश्वविद्यालय का एक छात्रावास भी था, 2 मंजिलों के 13 विहारों में छात्रों के निवास के हेतु बड़ी संख्या में कमरे बनाए गए थे ताकि छात्र वहाँ पर रह पाएँ। ठीक है, चीनी यात्री सिंह जो है नालंदा में लगभग 10 वर्ष तक रहा। इस विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म की दोनों शाखाएं, खास करके महायान और हीनयान, ये बौद्ध धर्म की 2 शाखाएं हैं। इसके अतिरिक्त वैदिक धर्म की शिक्षा भी दी जाती थी, साथ ही व्याकरण की शिक्षा, ज्योतिष, दर्शन, पुराण, वास्तुकला यानी कि घर वर बनाना कैसा होता, कहाँ पर कौन सा, आयुर्वेद, इन सभी की शिक्षा दी जाती थी। उच्च शिक्षा का प्रदान, मतलब कि एकदम से हाई लेवल, जैसे कि PhD टाइप की सब शिक्षा दी जाती थी। शिक्षा के हेतु मौखिक व्याख्यान विधि होती थी, लोग लेक्चर देते थे, टीचर लोग, और लोग सुनते थे बच्चे। और शास्त्रार्थ विधि का प्रयोग होता। शास्त्रार्थ मतलब कि टीचर और बच्चे के बीच में क्वेश्चंस आंसर होते थे, इस तरीके से लोग सीखते थे। यहाँ नागार्जुन, शीलभद्र जैसे महान शिक्षकों ने अध्यापन भी किया, मतलब पढ़ाया। 11वीं शताब्दी के मुस्लिम आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने इसे धराशायी कर दिया और इसके भवन और पुस्तकालय में आग लगा दी। किसने? बख्तियार खिलजी ने। इस तरह इस महान शिक्षा केंद्र का पतन हुआ। कहा जाता है कि लाइब्रेरी जो इसकी थी एक प्रकार से बहुत दिनों तक जलती रही, क्योंकि बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी, बहुत पुस्तकें थी इसमें। ठीक है, मतलब इतना लाइब्रेरी इतना बड़ा आपको कहीं और पूरे संसार में नहीं दिखेगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे, बढ़िया क्वेश्चन है। प्रश्न है, कौटिल्य पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए या कौटिल्य पर प्रकाश डालिए, यानी चाणक्य के बारे में बताएं कुछ। देखिए, कौटिल्य जो थे मौर्यों के इतिहास जानने के लिए कौटिल्य द्वारा रचित जो रचना है अर्थशास्त्र है, वो बड़ी फेमस रचना है। एक महत्वपूर्ण रचना है, प्रामाणिक ग्रंथ है। इस पुस्तक को 15 भागों में बांटा गया है, 180 उपभागों में इस पुस्तक को बांटा गया है। इसमें लगभग 6000 श्लोक हैं। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की रचना 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में करी थी। कौटिल्य चंद्रगुप्त का मंत्री था, महामंत्री या प्रधानमंत्री बोल सकते हैं। कौटिल्य चाणक्य के नाम से भी जाने जाते हैं। कौटिल्य वाद विवाद और ज्ञान प्राप्ति के लिए पाटलिपुत्र जाया करते थे। वह दानशाला से प्रभुत मात्रा में दान दिया करता था। कौटिल्य, इस दानशाला का प्रबंध एक छोटी सी सभा के हाथों में था। इस सभा का मुखिया एक ब्राह्मण हुआ करता था। चाणक्य को दानशाला का अगुवा नियुक्त किया गया था, लेकिन कुछ समय बाद चाणक्य को कुरूप व कुटुभाषी कहकर के बहिष्कृत कर दिया गया था। कौटिल्य जैसे स्वाभिमानी व्यक्ति के लिए यह असह्य था। उसने नंद वंश का विनाश करने की प्रतिज्ञा ले ली और नंद वंश के विनाश के लिए उसे एक उपयुक्त व्यक्ति की तलाश थी। चंद्रगुप्त मौर्य नामक उपयुक्त व्यक्ति कौटिल्य को प्राप्त हुआ और चंद्रगुप्त मौर्य और कौटिल्य ने मिलकर के नंद वंश का विनाश कर दिया। ठीक है, नंद वंश के ही एक प्रकार से मुखिया थे पहले, उसके बाद में फिर वहाँ से मतलब कि उसके विभाग के उसी वजह से एक प्रकार से उनको कुछ कहा था, मैंने बताया नहीं तो शुरुआत में कि नंद वंश के शासक थे धनानंद, उन्होंने एक प्रकार से इनको बेइज्जत किया। ठीक है, इस वजह से इन्होंने एक प्रकार से कहा कि अब जो है जब तक एक प्रकार से मैं तुम्हारा विनाश नहीं कर दूंगा तब तक एक प्रकार से अपनी चोटी नहीं बांधूंगा। क्लियर, ध्यान रखेंगे चीज़ों को। आगे बढ़ते हैं, एक बार फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लगातार आपके लिए प्रोवाइड करवाता रहता हूँ। ठीक है, चलें। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन आ चुका है, वेद से आपका क्या मतलब कि आप क्या समझते हैं, या वेद से आपका क्या आशय है, वेद किसे कहते हैं। ठीक है, या वेद पर टिप्पणी करें, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछेगा। 2022 में प्रश्न पूछा गया है और कई विश्वविद्यालय में आया हुआ प्रश्न है, तो ये प्रश्न आप समझ जाएंगे बड़े आराम से।
देखिए वेद जो हैं इनकी संख्या 4 है। समझेंगे, अभी सारी चीज़ें लिखी हैं तो पहले से क्यों बताना। देखिए वेद भारतीय साहित्य की अमूल्य निधि हैं। अमूल्य मतलब कि इनका कोई मूल्य नहीं लगाया जा सकता। वेद विधि धातु से बना हुआ है। किससे? विधि धातु। विधि मतलब कि विधि एक धातु है, जो संस्कृत के शब्द होते हैं उनको धातु कहते हैं, वर्ण, जिसका अर्थ होता है ज्ञान होना। वैदिक काल को 2 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, एक ऋग वैदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल। ठीक है, वेदों में ऋग्वेद सबसे प्राचीन है, इसीलिए ऋग्वैदिक काल कहना उचित होता है, और उत्तर वैदिक काल मतलब वैदिक काल के बाद, ऋग्वैदिक काल के बाद। यह ऋचाओं अर्थात स्तुति मंत्रों का समूह है। ऋग्वेद जो है, ऋग्वेद में क्या है? ऋचाएँ हैं। ऋचाओं को सूक्ति भी कहते हैं, स्तुति मंत्र भी कहते हैं, जिसमें विभिन्न देवताओं की स्तुतियाँ हैं। तमाम प्रकार के देवताओं की स्तुतियाँ इस मंत्र मतलब कि वेद में करी गई। किसमें? ऋग्वेद में। इसमें 10 मंडल हैं और लगभग 1017 सूक्त हैं। ऋग्वेद से उस युग की धार्मिक मान्यताओं की पर्याप्त जानकारी प्राप्त होती है। चतुर्वेद में यह की मतलब कि चतुर्वेद में आप देखेंगे यहाँ की विधियों का वर्णन किया गया है। महाभाष्य काल पतंजलि के समय में यजुर्वेद संहिता 101 शाखाओं में पाई जाती थी, परंतु आजकल केवल 5 शाखाएं ही प्राप्त होती हैं। ऋग्वेद की बाकी शाखाएं एक प्रकार से लुप्त हैं, क्योंकि वेद जो थे ये अपौरुषीय हैं। अपौरुषीय मतलब क्या होता है कि वेदों की रचना किसी पुरुष ने नहीं करी है। अपौरुषीय मतलब कि बिना पुरुष के रचना हुई। पुरुष मतलब कि किसी ने इसको लिखा नहीं वेदों को। वेदों को सृजन एक प्रकार से ब्रह्मा के द्वारा एक प्रकार से किसी ऋषि को सुनाया गया, उस ऋषि ने दूसरे को सुनाया, दूसरे ने तीसरे को, तीसरे ने चौथे को। इस तरीके से वेदों को एक प्रकार से याद करने की परंपरा में आई, इसीलिए वेदों को श्रुति कहा जाता है। श्रुति इसलिए कहते हैं, वो सुरती नहीं जो मलने वाली खा करके इसे उठा करके रख लो, इसमें खा लो निकल जाओ। ठीक है, 80 चुटकी 90 ताल। ठीक है, और रगड़ के खैनी मुंह में डाल, फिर देखो सुरती का कमाल, ऐसे एक था नहीं, तो ये नहीं, वो वाली सुरती नहीं, श्रुति, श्रुति। ठीक है, ये वाली श्रुति। श्रुति, ये वाली श्रुति नहीं, आप सुरती हसन समझ लो या वो खाने वाली सुरती समझ लो। ठीक है, श्रुति मतलब होता है कि सुनने की प्रक्रिया के द्वारा, चूँकि जब वेदों का सृजन हुआ, वेदों की रचना हुई, तब लिपियों का विकास नहीं हुआ था। मतलब लिपि मतलब कि लिखने की कला का विकास नहीं हुआ था। इसलिए जब लिखने की कला का विकास नहीं था तो लोग एक दूसरे व्याख्यान के माध्यम से एक ऋषि अपने शिष्यों को सिखाते थे, वेद सिखाते थे, और वेद लोग पढ़ते भी थे। वेद को एक प्रकार से मंत्रों के द्वारा, कैसे? ओम स्वस्ति न इंद्रो विधस्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, ये सब वैदिक मंत्र हैं। वैदिक मंत्र में ब्राह्मणो अस्या मुखामासीद बाहुराज्यान्यः कृतः उरुतदस्य वैश्याः पादाभ्याम शूद्रो अजायतः। ऐसे तो आप देखेंगे कि जो वेद थे इनको एक प्रकार से याद करवाया जाता था, बच्चे याद करते थे, तो इसीलिए इसको श्रुति कहते हैं। आप और से इसलिए चूँकि इसका रचना किसी पुरुष के द्वारा नहीं बल्कि ब्रह्मा जी के द्वारा करी गई। परंतु आजकल केवल 5 शाखाएं वेदों की मिल रही, खास करके ऋग्वेद की। ठीक है, तीसरा वेद सामवेद है। क्लियर, जिसमें यज्ञों के समय मंत्रों के उच्चारण के लिए उन्हें संगीतबद्ध किया गया है, यानी कि जो सामवेद है वो संगीत शास्त्र का जनक है। ऋग्वेद पहला वेद, फिर यजुर्वेद, फिर सामवेद तीसरा, फिर चौथा आया अथर्ववेद। वेद त्रयी में कौन से वेद शामिल हैं? वेद त्रयी में 3 वेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद और सामवेद, जबकि अथर्ववेद जो है बाद में बना, इसलिए इसको वेद त्रयी में शामिल नहीं किया जाता है। क्लियर, तो संगीतबद्ध किया गया। सामवेद में लगभग 1810 मंत्र हैं, जिसमें 261 मंत्रों की पुनरावृत्ति हुई है, मतलब कि दोबारा लिखे गए हैं। इस तरह हम कह सकते हैं कि इसमें कुल मिलाकर के 1575 मंत्र ही हैं जो ऋग्वेद से लिए गए हैं। चौथा वेद है अथर्ववेद, इसमें जादू टोने, झाड़ फूंक, चिकित्सा संबंधी सूत्रों, अध्यात्म और दर्शन सभी का सम्मिश्रण किया गया है। इसमें कुल मंत्री की संख्या मतलब कुल मंत्रों की संख्या कितनी है? इसमें 6000 के लगभग में मंत्र हैं। इन चारों वेदों से वैदिक धर्म और धार्मिक मान्यताओं पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो ऋग्वेद जो है, ऋग्वेद और यजुर्वेद, सामवेद। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे यजुर्वेद, यहाँ पर कर ले। यजुर्वेद में यह की विधियों का मतलब कि विधियों का वर्णन, मतलब कि जो काम आप कोई विधि कैसे करते हैं, कोई काम कैसे करते हैं, धार्मिक मान्यताएं कैसे करते हैं, वो सब एक प्रकार से यजुर्वेद में बताया गया। तो ये आपका यजुर्वेद है, यहाँ पर चतुर्वेद गलत हो गया था, यजुर्वेद। यजुर्वेद में यह मतलब कि यहाँ की विधियों का वर्णन किया गया है।
ठीक है, किसकी, यानी कि जो वैदिक धर्म है उनको कैसे, मतलब जो ऋग्वेद है उसमें जो श्लोक है उसका प्रयोग कैसे करना है, यज्ञ वगैरह करने कैसे करने, अनुष्ठान कैसे करने, ये सब। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। अच्छा, अथर्ववेद जो है सबसे नया वेद है। अथर्ववेद में जादू, टोना, टटका और खास करके चिकित्सा से संबंधित चीज़ें बताई गई हैं। अथर्ववेद से ही एक प्रकार से आप देखते हैं जो आयुर्वेद की उत्पत्ति हुई है। आयुर्वेद आप समझते हैं, आयुर्वेद, आयुर्वेदा सुनते होंगे नाम आप लोग, तो आयुर्वेदा जो है वहीं से निकला हुआ है। कहाँ से? अथर्ववेद से। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न, हिंदू धर्म की उत्पत्ति कैसे हुई? देखिए, भारत की लगभग 83% जनसंख्या हिंदू है। भारत से बाहर भी हिंदू एशिया के अन्य देशों में पाए जाते हैं, जैसे अफ्रीका में, फिजी में, ब्रिटेन में, इन सभी देशों में हिंदुओं का निवास है। हिंदू धर्म विशेष मतलब विश्व के सबसे अधिक प्राचीन धर्मों में से एक है। इसकी जड़ें ईसा पूर्व की लगभग 3000 वर्ष पहले सिंधु घाटी सभ्यता में खोजी जा सकती हैं। यानी कि आज से लगभग 3000 वर्ष पहले भी आप देखेंगे तो एक प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता के लोग भी हिंदू धर्म को मानते थे। पुरातत्वविद यह बताते हैं कि इस सभ्यता में लोग शिव और शक्ति की उपासना करते थे। शिव और शक्ति मतलब कि भगवान शंकर और माता पार्वती के रूप की, यानी अर्धनारीश्वर की पूजा किया करते थे। इस उपासना की अवधि आर्यों से पहले 3000 से लगभग 2000 ईसा पूर्व, यानी कि मतलब कि ईसा मसीह के जन्म से 3000 साल पहले, ठीक है। इतनी लंबी अवधि के धर्म में स्पष्ट रूप से हिंदू धर्म में बहुत बड़ी भिन्नता है। किसी अन्य धर्म के विचारों और व्यवहार में उतनी भिन्नता नहीं होगी जितनी आपको हिंदू धर्म में दिखेगी, लेकिन हिंदू धर्म का जो स्ट्रक्चर है मूलभूत, जैसे भगवान शंकर की पूजा आज भी होती है, विष्णु की पूजा आज, ब्रह्मा की, त्रिदेवों की पूजा आज भी होती है। त्रिदेव बड़े फेमस थे शुरुआत से ही, लेकिन वैदिक काल में आकर के त्रिदेवों को उतनी महत्व नहीं मिली जितना इंद्र को मिली। ठीक है, तो इस वजह से इंद्र को, वरुण को, अग्नि को, इन सभी को एक प्रकार ज़्यादा महत्व मिल जाती है। फिर आकर के पुराणों में आकर के फिर क्या होता है, उत्तर वैदिक काल तक आते आते भगवान विष्णु, ब्रह्मा और जो है शंकर भगवान को मान्यता मिलती है। बीच में क्या होता है कि ब्रह्मा की पूजा नहीं होने लगती, ब्रह्मा को एक प्रकार नगण्य मान लिया जाता है और विष्णु और भगवान भोलेनाथ की पूजा खूब दबा के होती है। हिंदू धर्म की शिक्षा जो है किसी एक पवित्र पुस्तक में नहीं है, यानी कोई एक पुस्तक नहीं, जैसे कि मुसलमान का जैसे पुस्तक है, क्या नाम है, जो है कुरान। तो कुरान जो है वो एक मुसलमानों की एक पुस्तक, धार्मिक पुस्तक, जिसमें मुसलमानों के धर्म के बारे में बढ़िया डिटेल में जानकारी हो। लेकिन हिंदू धर्म की कोई एक पुस्तक नहीं है, जैसे कि ईसाई धर्म में आप देखते हैं वो चलती, क्या नाम, बाइबल। तो ऐसे ही हिंदू धर्म में कोई एक पुस्तक नहीं है। आप कह सकते हैं रामायण, गीता एक पुस्तक नहीं है, चूँकि कोई एक पुस्तक नहीं। हमारे में 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण और ऐसे तमाम प्रकार के और पुस्तकें हैं, जैसे श्रीमद् भगवद गीता है, ठीक है, रामायण है, तुलसीदास जी का रामचरितमानस है, ये सब एक प्रकार से लोग पढ़ते हैं। तो इन सभी में एक प्रकार जानकारी, चूँकि बहुत ब्रॉड सिलेबस है या बहुत बड़ा एक प्रकार से धर्म है, तो उसके लिए नियम कायदे भी बहुत बड़े हैं। हिंदू धर्म की शिक्षा किसी एक पवित्र पुस्तक में नहीं है। इस धर्म का कोई भी संस्थापक या कोई एक संस्थापक नहीं, चूँकि ये धर्म एक प्रकार शुरुआत से ही रहा है, तो इसका कोई संस्थापक भी नहीं है। हिंदू अगणित देवी देवताओं को पूजते हैं, नहीं बहुत सारे देवी देवता हैं, इसके बावजूद उनमें एक ईश्वर की अवधारणा है, यानी कि एकात्मक ईश्वर है। भले ही सबकी पूजा करते हैं, लेकिन सभी एक प्रकार से एक ही ईश्वर, उस परम सत्ता की एक प्रकार से संतान है, ठीक है, उस पारब्रह्म की संतान है, उस परमात्मा की संतान है, हिंदू धर्म ये मानता है। हालांकि वो अलग अलग देवताओं के, जैसे कि वायु के लिए इंद्र की, मतलब कि पानी बरसाने वाले देवता इंद्र हैं, ठीक है, वायु के देवता जो है वरुण जी हैं, मतलब कि वायु के देवता वायु देवता हैं, ठीक है, ऐसे पवन देव हैं, ऐसे ही जल के देवता वरुण देव हैं, ठीक, अग्नि के अग्निदेव। तो ये भले ही अलग अलग देवता है, लेकिन फिर भी इन सभी को एक एकात्मक रूप से देखा जाता है। इसी में सब कुछ पैदा होता है और इसी में सब समाहित हो जाता है, उसी ईश्वर में, परमात्मा में। एक तरफ जहाँ हिंदू धर्म बहुदेववादी है, एक से अधिक देवी देवताओं की उपासना करता है, दूसरी ओर यह मतलब कि धर्म जो है एक देववादी भी है, जहाँ एक ही देवता की पूजा की जाती है और कहा जाता है कि उसी देवता के सभी संतान हैं, ठीक है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो है जो कुछ भी आपको दिख रहा है वो सारे के सारे मैं हूँ। श्रीमद् भगवद गीता अगर आप देखेंगे तो उसमें मिलेगा सारी चीज़ें, ठीक है, क्लियर। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। हिंदू धर्म का सामाजिक आधार क्या है? तो हिंदू धर्म का सामाजिक आधार क्या है? जाति व्यवस्था है। ऋग्वेद का कहना है कि जाति व्यवस्था का उद्गम, मतलब कि उद्गम जो हुआ ईश्वर से हुआ है, मतलब कि जाति व्यवस्था नहीं, वर्ण व्यवस्था कह लेंगे इसको,
चूँकि 4 वर्णों की सामाजिक श्रेणी पुरुष सूक्त से हुई है। पुरुष सूक्त है, पुरुष सूक्त में एक श्लोक है क्या कि ब्राह्मणो अस्य मुखामासीद बाहुराजन्य कृता उरुतदशवैश्याः पादाभ्याम शूद्रो यथा, यानी कि ब्राह्मणों के मुख मतलब कि विराट पुरुष के मुखमंडल से या पुरुष के मुखमंडल से, ब्रह्मा के मुखमंडल से इसे बोले तो क्या हो, उनके मुखमंडल से ब्राह्मणों की उत्पत्ति, उनकी भुजाओं से क्षत्रियों की उत्पत्ति, उनके कमर मतलब कि उनके पेट के आसपास या कमर के या जंघे के आसपास से वैश्य की उत्पत्ति और पैरों से शूद्रों की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो इन्हीं से हुई है। 4 वर्णों की सामाजिक श्रेणी पुरुष से हुई है। वर्णों की उत्पत्ति अछूत श्रेणी का कोई स्थान नहीं है। जाति व्यवस्था 4 वर्णों का यह मॉडल इसी चतुर्वर्ण मतलब कि इसी मॉडल को चतुर्वर्ण कहते हैं, जिसमें ब्राह्मण जो है, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 एक प्रकार से वर्ण हुए। यही 4 बाद में चल करके फिर एक प्रकार धीरे धीरे किस में बदल गए, जाति व्यवस्था में धीरे धीरे बदलने शुरू हो गए। जाति जो वर्ण व्यवस्था थी बेसिकली ये कर्म पर डिपेंड थी। ठीक है, बाद में जाति व्यवस्था धर्म पर आधारित होने शुरू हो जाती धीरे धीरे करके। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे, चर्चा करेंगे इन मुद्दों पर। आगे देखते हैं, महमूद गजनबी के किन्हीं 4 प्रसिद्ध आक्रमणों का विवरण दीजिए। महमूद गजनबी के 4 प्रसिद्ध आक्रमणों का विवरण इस प्रकार है। पहला, जयपाल पर आक्रमण इन्होंने किया था महमूद गजनबी ने। ठीक है, 1001 ईस्वी में गजनबी ने पंजाब और पेशावर के राजा थे जयपाल, उन पर आक्रमण किया था और उनको परास्त किया। किसको? जयपाल को। दूसरा आक्रमण महमूद गजनबी ने किया था किस पर? आनंदपाल पर। 1008 ईस्वी में गजनबी ने आनंदपाल पर आक्रमण किया। आनंदपाल बड़ी वीरता से लड़ा, परंतु दुर्भाग्य से युद्ध स्थल में आनंदपाल का जो हाथी था वो बिगड़ जाता है और उसकी पराजय होती है। हाथी की वजह से एक प्रकार से उसकी पराजय निश्चित हो जाती है। तीसरा युद्ध लड़ा मतलब कि पराजय मतलब कि जो किया था महमूद गजनबी ने वो था नगरकोट का आक्रमण। 1010 में इसने नगरकोट में एक प्रकार से आक्रमण किया था, जिसमें हिंदुओं को घोर पराजय हुई हिंदुओं की। इसके अलावा चौथा आक्रमण थानेश्वर पर आक्रमण किया था। 1012 ईस्वी में किए गए इस आक्रमण में महमूद थानेश्वर जो था महमूद गजनबी, वो थानेश्वर के मंदिरों को लूटा और वहाँ की स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार भी किया। ये कौन था? महमूद गजनबी। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो महमूद गजनबी जो था, महमूद गजनबी ने एक प्रकार से ये 4 आक्रमण इसके प्रमुख हैं जो मैंने आपको बता दिए। इन चीज़ों को आप थोड़ा सा नोट डाउन करते हुए चलेंगे साथ ही साथ में। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न, महमूद गजनबी के आक्रमणों का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा? बहुत प्रभाव पड़ा। महमूद गजनबी ने 17 आक्रमणों का भारत पर व्यापक प्रभाव पड़ा, चूँकि महमूद गजनबी ने भारत पर कुल मिलाकर के 17 बार आक्रमण किया था। ठीक है, इसका बड़ा प्रभाव पड़ा, व्यापक प्रभाव पड़ा। इस प्रभाव का विवरण निम्नलिखित है। पहला प्रभाव, भारत की विपुल संपदा लूट जाने के कारण से भारत की आर्थिक दृष्टि से दुर्बल हो जाता है। यानी भारत की चूँकि सोमनाथ मंदिर पर जितने भी सोना था वो सारे मतलब कि जो मंदिर का सोना था, ठीक है, स्वर्ण मंदिर का, वो सब लूट ले गए थे ये। ठीक है, और कहा जाता है कि लगभग बहुत सारे ऊँट जो है यहाँ से कराहते हुए गए थे। मतलब ऊँटों पर इतना धन लाद दिया था कि गजनी पहुँचते पहुँचते ऊँट सब बेहोश हो गए थे। मतलब इतना धन यहाँ से ले गया था, बहुत ज़्यादा धन ले गया था। दूसरी बात, महमूद के आक्रमण से राजपूतों की सैनिक दुर्बलता स्पष्ट हो गई कि राजपूत सैनिक जो हैं वो दुर्बल हैं, ये पता चल गया। चूँकि एक प्रकार से दुर्बलता इसलिए थी चूँकि एक प्रकार से ये लोग आपस में ही लड़ते थे। जब बड़े बड़े घोड़े, अफगानी घोड़े आने शुरू हो गए और बड़े बड़े लंबे चौड़े एक प्रकार से हट्टे कट्टे मुस्टंडे, तो उनके समक्ष ये लोग एक प्रकार से उतनी कलाबाजी नहीं दिखा पाए। हालांकि क्या था कि हमारे राजा आपस में मिलजुल कर काम नहीं करते थे, युद्ध अभ्यास नहीं करते थे। ये लोग एक प्रकार से आपस में ही जो है एक दूसरे का पाँव काटने में लगे थे, एक दूसरे का विरोध करते थे, एक दूसरे की मदद करते थे, ऐसे करके मतलब विरोध ही करते थे। जैसे महमूद गजनबी आया, मोहम्मद गौरी आया, उसकी मदद जैसे जयचंद कर दिया, ऐसे पृथ्वीराज चौहान हार गए। तो ऐसे एक प्रकार से होता है कि कुछ मतलब अपनी जो खूब मतलब कमियां होती हैं उसको लोग बता देते हैं, इस वजह से दिक्कत होती है। ठीक है, तीसरी बात, भारतीय साहित्य और कला की अपार क्षति हुई क्योंकि महमूद ने लूट के साथ साथ मंदिरों को, मूर्तियों को, इन सभी को नष्ट कर दिया था और वह देश की दुर्लभ अनेक कलाकृतियों को अपने साथ गजनी भी ले गया था। यानी जो जो अच्छी चीज़ें थी, यहाँ से अच्छी अच्छी चीज़ें थी, मूर्तियाँ थीं, उनको एक प्रकार से उठा ले गया था। इसके अलावा पंजाब को गजनी राज्य में मिला लिए जाने से भविष्य के लिए मुसलमान आक्रमणकारियों का एक प्रकार से भारत में आने तथा अपना साम्राज्य स्थापित करने का मार्ग खुल जाता है। इस वजह से बाद में आप देखते हैं मोहम्मद गौरी और इसके अलावा आप तमाम प्रकार के लोग आते हैं यहाँ पर। आप देखते हैं फिर इल्तुतमिश, ठीक है, और कुतुबुद्दीन ऐबक, ये सब आप देखते हैं। फिर आकर के दिल्ली सल्तनत की स्थापना हो जाती है। इस प्रकार महमूद के आक्रमणों के फलस्वरूप भारत को आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से बहुत अधिक हानि उठानी पड़ी। ठीक है, इस संबंध में अलबरूनी जो कि एक प्रकार से एक इतिहासकार है, ठीक है, अलबरूनी ने ठीक ही लिखा है कि महमूद ने
देश की समृद्धि को पूर्ण रूप से नष्ट कर दिया और आश्चर्यजनक कार्यों का संपादन किया था, जिसमें हिंदुओं को बालू के कणों की भांति बिखरा दिया गया था। उनके बिखरे अवशेष वास्तव में मुसलमानों से घोर घृणा करने लगे थे। चूँकि क्या था कि प्रकार से, चूँकि मुस्लिम सत्ता कि मुस्लिम ही था, ये तुर्क ही था, आया था, उसने एक प्रकार से आक्रमण किया और तमाम प्रकार के हिंदू मंदिरों को तोड़ा, जिससे एक प्रकार से मुस्लिम्स के प्रति लोगों के मन में एक प्रकार से द्वेष की भावना ये जागने लगती है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आ चुका है। प्रश्न है, मोहम्मद गौरी पर संक्षिप्त प्रकाश डालिए। देखिए, मिनहाज उस सिराज एक पुस्तक है, इसमें मोहम्मद की उदारता तथा विद्वानों के संरक्षण की भूरी भूरी प्रशंसा की गई है। फरिश्ता ने यद्यपि उसकी प्रशंसा में मिनहाज की सी उदारता नहीं दिखाई देती, परंतु विद्वानों के प्रति उसके आदर भाव की उसने खूब प्रशंसा की है। किसने? फरिश्ता ने। फरिश्ता ने जो रचना लिखी उसमें खूब प्रशंसा की है। फरिश्ता लिखता है कि उसकी न्यायपरायण शासकों जैसी प्रकृति थी। वह ईश्वर से डरने वाला था तथा हृदय में सदा प्रजा की भलाई का ध्यान रखने वाला शासक था मोहम्मद गौरी। वह महमूद जैसे उग्र धर्मांध नहीं था और अपने इस महान पूर्ववर्ती शासक से कहीं अधिक राजनीतिक भी था। यानी मोहम्मद गौरी जो था, मोहम्मद गजनवी से ज़्यादा विद्वान भी था, ज़्यादा राजनीतिक भी था। उसने भारत की राजनीतिक दुरावस्था को देख करके भारत में अस्थायी शासन स्थापित करने का निश्चय कर लिया था। क्योंकि भारत की स्थिति बिगड़ी हुई थी, तो उसने सोचा कि इसकी स्थिति को सुधार दिया जाए, ऐसा फरिश्ता लिखता है। लेकिन मोहम्मद गौरी भी एक प्रकार से यहाँ पर लूटने ही आया था बेसिकली, अगर देखें तो। ठीक है, आप देखते तराइन का प्रथम युद्ध होता है 1191 में। मोहम्मद गौरी को एक प्रकार से बुरी तरीके से पराजित करते हैं कौन? पृथ्वीराज चौहान। बहुत पावरफुल शासक थे पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, और उसके बाद में आप देखेंगे कि उसके बाद में 1192 ईस्वी में दूसरा युद्ध होता तराइन का, जिसमें मोहम्मद गौरी हरा देता है किसको? पृथ्वीराज चौहान को। आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन आ चुका है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर करना है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से इन्फॉर्मेटिव वीडियो में लगातार आपके लिए लाता रहता हूँ। ठीक है, चले आगे क्वेश्चन आप देखेंगे। प्रश्न है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कैसा सम्राट था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य एक न्यायप्रिय सम्राट था। उसे न्याय की समुचित व्यवस्था की थी। न्याय की समस्त न्यायालय 4 श्रेणियों में इसका बटा हुआ था और वह स्वयं न्याय विभाग का प्रमुख मुखिया अपने आप को मानता था, मतलब था भी। उसका दंड विधान मौर्यों की भांति कठोर नहीं था। उसके शासनकाल में साम्राज्य ने शांति और सुव्यवस्था थी, मतलब उसके शासनकाल में साम्राज्य जो था वो ठीक ठाक तरीके से काम कर रहा था। विभिन्न प्रकार के उद्योग और व्यवसाय भी विकसित हो गए थे तथा व्यापार और वाणिज्य को प्रोत्साहन भी मिला था। व्यापार विनिमय के हेतु विभिन्न प्रकार की मुद्राओं और सिक्कों का प्रयोग भी एक प्रकार से चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में हो चुका था। उसने सोने के, चांदी के, तांबे के, तमाम प्रकार के धातुओं के सिक्के चलवाए थे। ठीक है, जैसे व्यापार करने में, वस्तुओं को आदान प्रदान करने में कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता था। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे। प्रश्न बड़ा जबरदस्त है। चंद्रगुप्त ने विक्रमादित्य की उपाधि क्यों धारण की थी? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की उपाधि इसलिए धारण करता है क्योंकि चंद्रगुप्त ने सौराष्ट्र और बंगाल को जीत लेने पर निश्चित रूप से चंद्रगुप्त बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के बीच के प्रदेश का स्वामी हो गया था। क्योंकि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर आप देखेंगे ये एरिया, यानी यहाँ पड़ती है आपकी बंगाल की खाड़ी, यहाँ है अरब सागर, तो इन दोनों के बीच का एरिया जो था एक प्रकार से कब्जा लिया था इसने। ठीक है, इस वजह से क्या हुआ कि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के बीच का प्रदेश का स्वामी हो जाता है। तत्पश्चात उसका विक्रमादित्य उपाधि को धारण करना स्वाभाविक हो गया था, क्योंकि एक प्रकार से इसने अपने दम पर कई सारी चीज़ें करी थी और ज़रूरी है भी भाई, जो व्यक्ति पावरफुल होता है वो उपाधियाँ धारण कर सकता है। ठीक है, समर्थ को नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुरसर की नहीं। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न, स्कंदगुप्त कौन था? बड़ा फेमस शासक है स्कंदगुप्त भी। स्कंदगुप्त पर जयशंकर प्रसाद हिंदी के बड़े अच्छे लेखक हैं। उन्होंने एक प्रकार से एक उपन्यास, मतलब नाटक ही लिख डाला स्कंदगुप्त पर। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। स्कंदगुप्त जो हैं, ये प्रश्न पूछा गया 2022 में, आप देखेंगे। गुप्त अभिलेखों से यह जानकारी प्राप्त होती है कि कुमारगुप्त प्रथम के 2 पुत्र थे। पहला था स्कंदगुप्त और दूसरा था पुरुगुप्त, और दोनों को लेकर के बड़ा द्वंद्व भी आप देखेंगे उसमें नाटक जब पढ़ेंगे आप। किंतु इनकी माता के विषय में मतभेद है। भीतरी राजमुद्रा से पुरुगुप्त की माता का नाम उनंत देवी प्राप्त होता है। इससे यह अनुमान लगाया जाता है कि पुरुगुप्त साम्राज्य का वैध उत्तराधिकारी हुआ करता था और स्कंदगुप्त की माता शूद्र थी।
कुमारगुप्त प्रथम महेंद्रादित्य की मृत्यु के पश्चात 455 ईस्वी में स्कंदगुप्त साम्राज्य की गद्दी पर बैठ जाता है। उसकी राजनीतिक क्रियाशीलता उसके युवराज काल में ही स्पष्ट हो गई थी। स्कंदगुप्त को पुष्यमित्रों और हूणों से संघर्ष भी करना पड़ा था और इसने एक प्रकार से बड़े मतलब उससे पावरफुल के साथ संघर्ष किया था, हूणों से और ठीक है उनसे पुष्यमित्र से, ठीक है पुष्यमित्र से, ध्यान रखेंगे। कुल मिलाकर के स्कंदगुप्त जो था ये उत्तराधिकारी मेन उत्तराधिकारी नहीं था, इसको लेकर के बड़ा द्वंद्व हुआ, चूंकि ये योग्य था, प्रतापी था, पुरगुप्त से ज़्यादा एक प्रकार से फेमस शासक था, मतलब फेमस था, जनता पसंद करती थी इसको, ठीक है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन से वर्धन वंश के इतिहास को निर्धारण हेतु कोई दो मुख्य साधन लिखिए। हर्षचरित पहली रचना है बाणभट्ट के द्वारा लिखित है। हर्षचरित वर्धन वंश का इतिहास निर्धारण करने में विशेष सहायता प्रदान करती है। अच्छा, वर्धन वंश को ही पुष्यभूति वंश भी कहा जाता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, क्लियर। दूसरी बात आल मंजूश्री मूलकल्प, ये रचना है। आर्य मंजूश्री मूलकल्प बौद्ध धर्म की महायान शाखा का एक महान ग्रंथ है। इसके द्वारा हर्ष के विषय में कतिपय सूचनाएं ने कुछ जानकारी मिलती है। हर्षवर्धन कौन था? हर्षवर्धन जो है एक प्रकार से बड़ा फेमस शासक हुआ है। हर्षवर्धन का जन्म लगभग 591 ईस्वी में हुआ था। वह प्रभाकर वर्धन का पुत्र था। इसके बड़े भाई का नाम था हर्षवर्धन के राज्यवर्धन और इनकी सिस्टर एक थी, बहन थी, उनका नाम क्या था? राजश्री, ठीक है, ध्यान रखेंगे। प्रभाकर वर्धन बड़ा प्रतापी शासक था। उसकी माता का नाम था कौन? हर्षवर्धन की माता का नाम था यशोमती, यानी कि प्रभाकर वर्धन की पत्नी थी। जीवन की शिक्षा काल की आयु का संबंध उसने भांडी तथा मालवराज महासेन गुप्त के पुत्रों कुमारगुप्त तथा माधवगुप्त के साथ व्यतीत किया था हर्षवर्धन ने। उसकी सैनिक शिक्षा कठोर थी। बालकाल से ही वह विलक्षण बुद्धि का था हर्षवर्धन। बाद में जब राज्यवर्धन और इनकी जो है राज्यवर्धन की हत्या हो जाती है और जो राजश्री है उनके पति की, ठीक है, तब उसके बाद में हर्षवर्धन जो है एक प्रकार से बहुत एक प्रकार से पावरफुल होता है और बहुत युद्ध करता है। हर्षवर्धन जो है एक प्रकार से जब राज्यवर्धन की मृत्यु हो जाती है उनके बड़े भाई की, तो गद्दी पर ये बैठता है और शासन अपने हाथों में संभालता है और बहुत लोगों को हराने का काम करता है, ठीक है। आगे देखेंगे हर्ष पर बौद्ध धर्म के प्रभाव के दो प्रमुख कारण लिखिए। देखिए, हर्ष पर बौद्ध धर्म का प्रभाव पड़ने के कई कारण थे, उसमें से दो मुख्य कारण ये हैं। पहला कारण था कि राज्यवर्धन का प्रभाव। राज्यवर्धन ही वर्धन वंश का प्रथम प्रथम बौद्ध शासक हुआ। राज्यवर्धन जो था इसका बड़ा भाई था, अतः हर्ष को उससे प्रभावित होना स्वाभाविक सी बात हो गई, चूँकि उसका बड़ा भाई था तो बड़ा भाई जो बोलेगा वो करना पड़ता था। दूसरी बार राजश्री को ढूंढते समय दिवाकर मित्र जो है उससे मिल गया था। राजश्री चूँकि जंगल में चली गई थी जब उनके एक प्रकार से पति देव जो थे कन्नौज के शासक थे यशोवर्मन, उनकी कोई बर्मन थे, यशोवर्मन थे शायद कोई थे, तो उनकी एक प्रकार से इनकी शादी राजश्री से हुई थी। राजश्री मतलब जब उनके पति का मतलब कि मार दिया जाता है, ठीक है, उसके बाद में राजश्री जो है वो जंगल की ओर चली जाती हैं, तो उनको ढूंढने के लिए हर्षवर्धन जो है वो भी पीछे पीछे जाते हैं। मतलब जाते हैं, बाद में जाते हैं, पता चलता है उनको, तो रास्ते में उनको दिवाकर मित्र मिल जाते हैं। दिवाकर मित्र एक प्रकार से इनको बौद्ध धर्म की शिक्षा देते हैं और विंध्य प्रदेश में जब हर्ष अपनी बहन राजश्री को ढूंढ रहा था उसी समय उसकी भेंट दिवाकर मित्र नामक एक बौद्ध महात्मा से हो जाती है। इसने हर्ष व राजश्री को अपने उपदेशों से बहुत प्रभावित किया और दोनों मिल जाते हैं और हर्षवर्धन और राजश्री दोनों को एक प्रकार से बौद्ध धर्म के प्रति शिक्षा दी और इस वजह से बौद्ध धर्म को अपनाने में एक प्रकार से इनको मदद मिली। क्लियर, इसी ध्यान रखें। तो इसका अगर पीडीएफ आपको प्राप्त करना है तो पीडीएफ प्राप्त करने के लिए ऐसे और वीडियोज़ आएंगी इसकी। अभी इसमें सारे क्वेश्चंस को मैंने कवर नहीं किया है, अभी और क्वेश्चंस आएंगे, दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चंस और भी लघु उत्तरीय क्वेश्चंस आपको मैं दूंगा। तो इसको लिए आप एक प्रकार से क्या करेंगे, देखें हर एक सब्जेक्ट का कोर्स लॉन्च कर दिया गया, सभी सब्जेक्ट का कोर्स मात्र 100 रुपये में ही है, ठीक है। यानी ऐसा नहीं कि आपका हिंदी कोर्स है तो हिंदी भी 100 रुपये का, हिस्ट्री भी 100 रुपये का, नहीं, सारे सब्जेक्ट का 100 रुपये है, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक सब्जेक्ट का 100, सारे सब्जेक्ट का, इसमें आपका जो है को करिकुलर सब्जेक्ट भी इंक्लूडेड है। आप SMS करेंगे 91 61 93 60 62 पर और आपको एक प्रकार से कोर्स दे दिया जाएगा, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे, मात्र 100 रुपीज़ में। आप अपना नाम बता दीजिएगा, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम बता दीजिएगा, ठीक है, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम बता दीजिएगा और इसके साथ यूनिवर्सिटी के साथ साथ आप अपने सब्जेक्ट जो भी आपके सब्जेक्ट हैं उनको बता दीजिएगा। उसके बाद में आपको ग्रुप से ऐड कर दिया जाएगा। आप मात्र 100 रुपये पे करना होगा आपको, मैं स्कैनर सेंड कर दूंगा, उसी पर आपको 100 रुपये सेंड करके उसका स्क्रीनशॉट हमारे पास सेंड कर देना होगा। नंबर नोट कर लीजिए 91 61 93 60 62। और बहुत सारे बच्चे डर जाते हैं भेजने में पैसा। बहुत सारे बच्चे हमारे पास व्हाट्सएप SMS करते हैं, गुरुजी कहीं फ्रॉड तो नहीं हो जाएगा। तो जो बच्चे SMS कर रहे हैं कि गुरुजी फ्रॉड तो नहीं होगा कि 100 रुपये लेके आप भाग जाओगे कहीं पे, मैं कहाँ भाग जाऊँगा भाई।
इतने बड़े चैनल पर पढ़ाता हूँ, शुक्ला स्टडी पॉइंट आपका ही चैनल है, इतने दिन से 7 सालों से लगभग पढ़ा रहा हूँ, तो आपका पैसा लेके मैं कहाँ भागूँगा? आप ही खुद ही सोचो, दौड़ा-दौड़ा के मारोगे आप लोग हमको, हम कहाँ भाग जाएँगे 100 रुपए लेकर के? पढ़ा ही नहीं देंगे आपको। तो इसको लेकर के आप जो डाउट दिमाग में है कि तो ये नंबर पर एसएमएस करेंगे तो डायरेक्ट हमारे पास आपका एसएमएस आएगा, ठीक है? हमारे दूसरे फ़ोन में आपका एसएमएस आएगा, हम आपके एसएमएस को देखेंगे, हम खुद ही आपको ऐड करेंगे, ठीक है? ऐसा नहीं किसी दूसरे बंदे को मैंने रखा है ऐड करने के लिए। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप एसएमएस करें 9161 93 60 62 और मात्र 100 रुपये रख दिया गया ताकि गरीब से गरीब बच्चा भी पढ़ पाए। 100 रुपये सबके पास होंगे, तो कोई ये मत कहिएगा गुरुजी हम बहुत गरीब हैं, हमारे पास 100 रुपये नहीं। तो आप अगर 10,000 का फ़ोन चला सकते हो तो 100 रुपये का आप 300-350 का रिचार्ज करवाते हो, ठीक है? अगर आप किताब लोगे तो 350-300 की किताब पड़ेगी और आपका 100-100 रुपये की एक सीरीज पड़ती है 60-70 रुपये की। तो आप अगर कोर्स 100 रुपये में सारे सब्जेक्ट का प्राप्त कर रहे हैं, जिसमें आपको सारे सब्जेक्ट की पीडीएफ वगैरह आपको मिलती रहेगी, ठीक है? तो इसमें एक प्रकार से क्या एक प्रकार से गुनाह आप कर रहे हो और किसमें सोचना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे छोड़ते हैं कि गुरुजी आप जो है इसमें सोचने के कोई ये क्लास दो, कोई देखिए क्लास जो होगी आपकी यूट्यूब पर ही होगी, क्लास आपकी यूट्यूब पर हो रही है। कुछ क्लास प्राइवेट फार्म में आपको मिलेंगी, जो बच्चे कोर्स लेंगे उनको कुछ वीडियोस एक्स्ट्रा मिलेंगी जो अदर यूट्यूब के बच्चे को नहीं दिखेंगी। लेकिन एक प्रकार से पीडीएफ नोट्स जो होंगे उन्हीं बच्चों को प्राप्त होंगे जो एक प्रकार से ग्रुप ज्वाइन करेगा, और ग्रुप ज्वाइन करना आपके लिए एक प्रकार से बहुत ज़रूरी है। 100 रुपीज़ में आपको ग्रुप ज्वाइन करवा दिया जाएगा। आगे चल करके आप एक प्रकार से जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे उनके लिए बहुत बेहतर होगा। साथ ही साथ आपका जो फूड न्यूट्रिशन का जो तैयारी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के फूड न्यूट्रिशन में यानी कि को करिकुलर का जो सब्जेक्ट होता है, इसमें बहुत सारे बच्चों के बैक लग गए, बहुत सारे बच्चों के बैक लगते हैं। तो ऐसे में बैक ना लगे इस वजह से पीडीएफ के साथ आपकी पढ़ाई करवाएंगे। हालांकि अगर आप मेरे 2-3-4 मॉडल पेपर भी देख लेंगे फूड न्यूट्रिशन के तो आपका काम हो जाएगा। और यहाँ तक कि जो जैसे मैं ये मेडिकल हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, यहाँ से लगभग आपके 60% क्वेश्चंस एक ही वीडियो से आने वाले, इसी से ये बात ध्यान रखेंगे। और मॉडल पेपर इससे पहले मैंने दिया उसको भी देख लीजिएगा। बाकी और भी मॉडल पेपर, महासंग्राम रिवीजन क्लास और ये सब मैं देता रहूँगा, परेशान नहीं होना है। इससे पहले आपने कल देखा होगा हिंदी का महासंग्राम रिवीजन क्लास, जिसमें हमने एक प्रकार से बहुत ही विस्तार से बताया है सब चीज़ों को, ठीक है? तो इसमें आप देख लीजिएगा, हिंदी का बहुत ज़बरदस्त है। तो ऐसे ही इसका भी आपका पीडीएफ नोट्स में मिल जाएगा, वो मिल जाएगा। सारे सब्जेक्ट के एक प्रकार से जियोग्राफी का, पॉलिटिकल साइंस का, हिस्ट्री का, ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री का, सभी का मिल जाएगा। धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे से जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखेंगे।